टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज, जहां समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित किया है। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद ऋचा सिंह ने दी पहली प्रतिक्रिया। ऋचा सिंह ने कहा, रामचरितमानस पर जो नेता टिप्पणी कर रहे थे उनका विरोध करने के कारण पार्टी से निष्कासित किया गया है। अगर भगवान राम और रामचरितमानस के लिए सजा मिली है तो कबूल है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे टाइम पे अगर लोहिया जी भी होते तो पार्टी शायद उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देती। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ और मैं इस देश की आत्मा और अपने पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस के सम्मान में खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। समाजवादी पार्टी से आपने 2 बार चुनाव भी लड़ा और अखिलेश यादव खुद आपको मानते थे, उसके बावजूद भी आपने रामचरितमानस के समर्थन में ट्वीट भी किया और काफी बयान भी दिया। तो क्या लगता है इसी वजह से आपको निकाला गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरे दलों से आए हैं लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से वो सामाजिक द्वेष फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, ये उसका परिणाम है। और हम लोग समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी यह कहा करते थे कि समाजवाद का तात्पर्य यह है कि दलित, वंचित, शोषित, आधी आबादी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। और आज अगर लोहिया जी होते तो समाजवादी पार्टी शायद उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देती। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा लोहिया जी के संघर्षों से प्रेरित होती है, जयप्रकाश नारायण के जो है संघर्षों से प्रेरित होती है और हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम समाजवाद के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। और लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। दोनों लिए संघर्ष करते रहे हैं। और मैं आपको अभी कुछ दिन पहले का एक वाकया भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार महिलाओं के लिए अपशब्द बोला जा रहा था, मैंने तब भी अपनी इस बात को जाहिर किया था कि किसी भी महिला के लिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से आती हो, शूर्पणखा या फिर मंथरा जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी ऐसे शब्दों का उपयोग करने वालों के लिए डीजीपी ऑफिस जाकर खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ महिलाओं के संघर्षों के की बात करने वाली महिलाओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये फिर समाजवादी चेहरा समाजवादी पार्टी का स्पष्ट करता है। अभी आपने गेस्ट हाउस कांड की चर्चा किया, क्या ऐसी कोई आशंका है क्या? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि गेस्ट हाउस कांड में जिस तरीके का व्यवहार इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के साथ किया गया और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के कुछ तथाकथित नेता लगातार हम लोगों को हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा माननीय अखिलेश यादव जी से कहना है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझाएं कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने से बचे, वरना इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब अगला कदम क्या होगा? फिलहाल मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं पार्टी से पहले इस बात का जवाब मांगूंगी और हो सकता है कि मैं चुनाव आयोग में भी इस बात की शिकायत करूं कि पार्टी ने अपने संविधान का पालन नहीं किया और मुझे बिना बताए निष्कासित कर दिया। और साथ ही साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अगर देश की जो आत्मा रामचरितमानस है उसके साथ खड़े होने पर मेरा निष्कासन कर दिया जाता है तो मैं अपने देश की आत्मा के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूंगी अपनी आत्मा को नहीं मरने दूंगी। और अगर इसके रामचरितमानस के साथ खड़े होने के लिए मेरा निष्कासन किया गया है तो मुझे यह सहर्ष स्वीकार है और हम लोग और मजबूती से आगे इसके लिए लड़ते रहेंगे।
संगम नगरी प्रयागराज की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां कोतवाली पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि ये वाहन चोरी करके किसी भी पार्किंग स्टैंड में खड़ा कर देते थे चेकिंग से बचने के लिए, और 4-5 दिन के बाद ये वाहन वहां से लेकर वाहन कबाड़ी को बेच दिया करते थे। ऐसे में पुलिस ने इनके पास से 11 मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक कारतूस, 4,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं और पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए तरुण निषाद, अभिषेक, रविपाल, अब्दुल शेख को अब पुलिस हिरासत में लेकर अब विधिक कार्रवाई कर भेज रही जेल। जनपद प्रयागराज में थाना कोतवाली और जनपदीय एसओजी टीम के द्वारा 4 अभियुक्तों का गिरफ्तारी किया गया है, जिनके कब्जे से टोटल 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें टोटल 4 अभियुक्तों, एक तरुण निषाद, अभिषेक कुमार, अब्दुल शेख और रवि कुमार, जिसमें ये तरुण निषाद मेन आदमी है, जो हमेशा ये जो भीड़-भाड़ इलाका से जो गाड़ियाँ पार्क हुए हैं, जो 2 व्हीलर्स पार्क हुए हैं, उसको चोरी करके जो आसपास पार्किंग एरिया में खड़ी करते थे, वो 3-4 दिन के लिए वो ऐसे छोड़ देते थे ताकि वो पुलिस चेकिंग से बचा सकते हैं। तो इसके बाद ये पूरा कबाड़ी को बेचते थे। जो अब्दुल शेख हैं वो इसको बेचते थे। और एक गाड़ी लगभग 30 या 35 हज़ार को पास को बेचते थे। तो इनके कब्जे से ये टोटल 11 गाड़ी मिली और गाड़ी मिलने की भी उम्मीद है। और जो पूछताछ से जो सूचना हमको मिली है, उसी आधार पर हम आगे कार्रवाई करें। इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जॉर्ज टाउन क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला हुआ था, तो ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर को तत्काल इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल ले गई, जहां पर पुलिस को प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि उनके बहनोई ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। और ऐसे में प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी का भी कहना था कि लगातार प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और उनके ही पति के बहनोई ने उन पर जानलेवा हमला किया है। ऐसे में रंजिश काफ़ी पुरानी है। इस पर क्या कुछ कहना था प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी का और क्या कुछ कहना है उपायुक्त नगर का, आइए सुनाते हैं। पीछे अंकिता जायसवाल और उनके पति प्रशांत जायसवाल, और मेरे घर के नीचे उन लोगों ने लोगों को जासूसी करने के लिए बैठा रखा था, वो लोग हैं। तो किस चीज़ का विवाद चल रहा है? ज़मीन को लेके वो पूरे होटल पे कब्जा करना चाहते हैं। कौन सा होटल है आपके? होटल न्यू साक्षी, ब्लू डायमंड। आपका नाम? शुभांगी जायसवाल। कल जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में सूचना लगभग 7:30 बजे मिली कि एक व्यक्ति जो है वो गोली लगने से घायल हुआ है। उस व्यक्ति की पहचान अनूप जायसवाल से हुई है और इसके परिवार जनों के द्वारा ये तहरीर दी गई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को नामित करते हुए उसमें एक उसका बहनोई जो प्रशांत श्रीवास्तव है, उसको भी उन्होंने नामजद किया है। और उनका क्योंकि एक पहले भी कोई विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, उसी के चलते उनके द्वारा इनको गोली मारकर घायल किया गया है। इसमें से जो 2 नामित अभियुक्त हैं उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और बाकी जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये जो किस मामले में अभी उसने गोली मारी थी? और देखिए, इनका एक पारिवारिक विवाद चल रहा है और कुछ इनका ज़मीन को लेके भी इशू चल रहा है। इसी के चलते जो तहरीर दी गई है उसी के दृष्टिगत, उसी के चलते इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण के मामले पर बड़ा बयान देते हुए बड़ी कार्रवाई की बात कही है। बता दें, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामले में शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल की संलिप्तता मिली थी और पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा था, जिसके बाद एसटीएफ ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। तो लाल बंधु कोर्ट की शरण में गए। 15 तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होकर पासपोर्ट जमा करने की आदेश दिए थे, मगर लाल बंधु और उनके भाई कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। तो जब इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अवैध काम नहीं हो सकता है और पुलिस और न्यायपालिका के माध्यम से ही कार्रवाई होती है। बुलडोजर की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि जहां ज़रूरत होती है वहां बुलडोजर चलता है और जहां कुछ भी यहां अवैध नहीं हो पाएगा। बताते चले, कोर्ट के आदेश के बावजूद जहां लाल बंधु विवेचना अधिकारी के सामने ना ही पेश हुए, ना ही उन्होंने अपना पासपोर्ट
जमा किया है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। तो वहीं अब देखना होगा कि कोर्ट इन पर किस तरह की कार्रवाई करता है। तो वहीं अवैध धर्मांतरण मामले पर क्या कुछ बोले हैं डिप्टी सीएम, आइए सुनाते हैं। हालांकि सरकार लगातार सनातन धर्म के लिए काम कर रही है और फतेहपुर धर्मांतरण का मामला में इस पर सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी? सरकार का काम ये है कि जो गैर कानूनी काम प्रदेश में कोई भी कर रहा है और उसके खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश से या पुलिस के संज्ञान में आने से या किसी की शिकायत के आधार पर अगर अभियोग दर्ज है तो उसकी विवेचना करना और अगर उसको गिरफ्तार करने वाले की धाराएं हैं तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना। ये पुलिस का जो मामला है, पुलिस उसको हल अवैध धर्मांतरण को लेकर अवैध धर्मांतरण अवैध तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं होने दिया जाए। बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलाने की जरूरत जहाँ होती है वहाँ चलता है, लेकिन अवैध यहाँ पर कुछ नहीं होने पाएगा। नगरी प्रयागराज पहुंचे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के अध्यक्ष ने जहां एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, तो साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने सख्ती से आदेश दिए कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज मैं आया था तो सबसे पहले क्योंकि निरीक्षण करने के लिए आया था। यहाँ पर हमारी जो संस्थाएं चलती हैं, चाहे हमारा बाल गृह हो, शिशु गृह हो, बालिका गृह हो, हमारा संप्रेषण गृह हो, सभी जगह मैंने निरीक्षण किया। उसके बाद मैं कस्तूरबा विद्यालय भी गया था, वहाँ बच्चियों के साथ में भोजन भी हुआ है और यहाँ पर भी मैंने संस्थाओं को देखा, छोटी मोटी कमियाँ मुझे दिखाई दी, उनको मैंने तुरंत दूर करने का निर्देश दिया है। और मेरा कहना यह है कि बाल श्रम को लेकर मैंने कड़ाई से निर्देश दिया है कि बाल श्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध हमारा अभियान चल रहा है और उसके लिए भी जो गाइडलाइन जारी की है, आज मैंने उसकी रिपोर्ट ली है, तो उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास संतोषजनक आई है। काम चल रहा है और बच्चों में नशे की लत ना रहे उसके लिए बाल आयोग प्रयासरत है। सर, सिविल लाइन ऐसे पॉश इलाके में अक्सर देखिए, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नारकोटिक्स विभाग का ये जॉइंट एक्शन प्लान है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इस अभियान के तहत हम जगह जगह जाकर गोष्ठियां कर रहे हैं। समाज के जो वर्ग बच्चों को प्रभावित करता है, ऐसे वर्गों को अपने साथ बैठा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो बच्चों को प्रेरित करें। और उसके लिए हमने प्रहरी क्लब कक्षा 6 से लेकर उससे ऊपर की क्लास में प्रहरी क्लब बनवाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी और उसमें 7-8 विद्यार्थी होंगे और एक टीचर होगा जो समय समय पर बच्चों को ये चर्चा करेगा कि आप नशा ना करें। अक्सर कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई मौत के खिलाफ अब जहां लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा है, तो वहीं आज प्रयागराज की सड़कों पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ने कैंडल मार्च निकाला है और मां बेटी को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और परिजनों को आवास मिले। ऐसे में मांग न पूरी होने पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने की बात कही और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जिस तरह से कानपुर देहात में प्रशासन के मौजूदगी में 2 महिलाओं की निर्मम हत्या हो जाती है और प्रशासन छोड़ करके भाग जाता है मौके से, उसके विरोध में आज राष्ट्रीय परशुराम सेना पूरे भारतवर्ष में कैंडल मार्च निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारी जो मांगें हैं सरकार को माननी चाहिए। हमारी जो मांगें हैं, प्रमुख मांगें हैं, उसमें यह कि जितने भी लोग इस कृत्य में शामिल हैं, चाहे वो प्रशासन का आदमी हो, चाहे वो सर्व समाज का आदमी हो, सभी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए और उनको आवास मुहैया कराया जाए। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम लोग आज कैंडल मार्च निकालकर शांति प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना विमल तिवारी। जहां बेरोजगारों को नौकरी देने में सरकार जुटी है, तो वहीं प्रयागराज में तकरीबन 400 से अधिक रोडवेज संविदा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। लगभग 12 सालों से संविदा कर्मचारी के तौर पर चालक परिचालक यूपी परिवहन निगम की सिटी बसों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसके एवज में सरकार उन्हें पैसे देती थी, जिससे उनका घर चल रहा था। वहीं अब फिटनेस के अभाव में करीब 27 वाहन एवं फरवरी माह 2023 में 99 वाहन मार्च
तक फिटनेस के अभाव में बंद हो जाएंगे, जिससे इनकी अब रोजी रोटी पर संकट आ पड़ा है। इसी को लेकर अब संविदा कर्मी जहां रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के तत्वावधान में प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ऐसे में संविदा कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले हम अपने आदरणीय मीडिया बंधु से आपको नमस्कार करते हैं। हम चालक के पद पर तैनात हैं पिछले 10 सालों से यहाँ। अब हमारे बच्चे और पहले ये ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं कि फिटनेस के लिए बात के लिए भविष्य के लिए भी सोचा जाए हम लोगों के लिए। आज मान लीजिए 16 महीने की परमिट, 18 महीने की परमिट इन महानगर गाड़ियों को बची है, तो बनारस और जगह मेरठ सेरठ में तमाम जगह हो गई, तो आगरा में हो गया है। और प्लस इसको अभी तक के जो है ना परमिट कह रहे थे कि बनारस में हो गई, अभी इलाहाबाद के लिए वन टाइम परमिट होता है, अभी छोटी गाड़ियों के परमिट के 15 साल के लिए होती है। 12 साल हमारे मंडलायुक्त साहब बोले कि 12 साल तक यहाँ परमिट है, लोग बता रहे हैं। यहाँ 12 साल कैसे परमिट हो सकती है सर? अभी हम लोग क्या इतना लोग के हमारे चालक परिचालक भाई भूखे मर रहे बेचारे, इनके बच्चे हैं, हम लोग इतना 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, 5 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई चलेगी? 10,000 तनख्वाह पाते थे साहब, उसमें किसी तरीके गुजारा चलता है, इतना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं साहब। तो कल देखा जाए हमारी लोग की रोजी नौकरी सब चली गई है सर। जी मेरा नाम अबरार अहमद है सर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ग्रामीणों ने दरोगा के ऊपर हमला कर दिया और हाथापाई की। बता दें, तेज़ रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में घुसी। घर के नज़दीक पानी भर रही महिला कार की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। मामला करछना के भस्मा गांव का है। गुस्साई भीड़ ने दरोगा पर हमला कर दिया। हमले से दरोगा को गंभीर चोट भी आई। जहां भीड़ इकट्ठा थी और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी और लोगों को शांत करा रही थी, वहीं विरोध कर रहे लोगों ने दरोगा पर हमला कर दिया, जिससे दरोगा के आंख के नीचे चोट आई है। वहीं पुलिस वालों ने बीच बचाव किया और दरोगा को बचाया। ऐसे में गुस्साई भीड़ ने दरोगा पर जानलेवा हमला किया और जिसके बाद लोगों में नाराज़गी दिखाई दे रही थी और पुलिस ने किसी तरह से शांत करके दरोगा को वहां से हटाया। मामला करछना क्षेत्र का है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।